दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा पर। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैं जो भारतीय संविधान का कंप्लीट अनुच्छेद करा रहा हूँ उसका जो 201 से लेकर 300 तक, वैसे 50-50 अनुच्छेद आप लोगों को कराए गए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 100 अनुच्छेद आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि आपका ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो और मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 201 में ये विचार के लिए आरक्षित विधेयक है जो राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। 202 में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है और 203 में विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में, 204 में विनियोग विधेयक है और 205 में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान है। ये दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इन अनुच्छेदों में राज्य सरकार में जो विधान परिषद और ये आपका विधायिका है उसके बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद 116, 117 वो केंद्र सरकार में वित्त विधेयक और ये लेखानुदान के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो 206 में लेखानुदान प्रत्यानुदान इसके बारे में, 205 में अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान, ऐसे वो केंद्र सरकार की व्यवस्था अलग है, ये राज्य सरकार के बारे में इसमें बताया गया। 207 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध, यानी कि जो अब ये आर्टिकल चल रहे हैं आप लोग के, ये राज्य सरकार से संबंधित हैं। ठीक है, और 208 में प्रक्रिया के नियम, 209 में राज्य के विधानमंडल में वित्त का विनियमन और 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जैसे वहाँ पे संसद में प्रयोग करने वाली भाषा 120 अनुच्छेद में थी। और 211 में विधानमंडल में चर्चा पर निबंधन, 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई का मतलब ये की जांच ना करने की शक्ति। ठीक है, 212 में है ये। 213 में विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश, ये राज्यपाल अनुच्छेद, ये दोस्तों आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल अनुच्छेद 2013 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेखीय न्यायालय, 216 में उच्च न्यायालय का गठन, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या के बारे में, नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों में लागू होना, ये बताया गया। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ कि मतलब इनकी शपथ कौन दिलाएगा। और 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन, मतलब कि अगर ये इसमें बॉन्ड होता कि अगर इस न्यायालय में आप न्यायाधीश रहें तो उससे निचले न्यायालयों में आप अपने ये न्यायाधीश नहीं रह सकते हैं। 221 में न्यायाधीशों के वेतन, 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण या स्थानांतरण कह सकते हैं। 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये दोस्तों 224 का में है। 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता और 226 में रिट, ये 226 का निश्चित भी हो चुका। 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने निचले न्यायालयों की मतलब अधीक्षण कर सकता है। 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, जो बड़े मामले हैं उनको। 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक। ठीक है, तो इसमें ये जो अनुच्छेद कर रहे हैं ये राज्य सरकार या राज्य के जो हाई कोर्ट हैं उनसे संबंधित हैं। 230 में उच्च न्यायालय की अधिकारिता, 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे अनेकों राज्य ऐसे हैं जहाँ पे दो राज्यों के बीच में केवल एक ही हाई कोर्ट है। 233 यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण है, ये 233 का में। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती का प्रावधान है। ठीक है, जैसे ये जुडियल भर्तियाँ होती हैं। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण है। 236 में निर्वाचन है। और 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, इसके बारे में 237 में बताया गया। 238 हटा दिया गया है आपका। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 239 का में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रि परिषदों का आपका ये जो दोनों का सृजन है। ठीक है, यहाँ पे अब ये 239 से जो केंद्र राज्य संबंध है उनके बारे में इस वीडियो में बताया गया। तो 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, और 239 खा में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के संबंध में, और 239 खा में विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश ये प्रख्यापित करने की शक्ति। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमन
बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, इसके बारे में 240 में बताया गया है। और 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये दोस्तों 241 अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। 242 हटा दिया गया, 243 में परिभाषाएं दी हैं। और 243 का ये दोस्तों ग्राम सभा और 243 का में पंचायतों का गठन, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत के बारे में बताया गया 243 से। और ये 243 खा में पंचायतों का गठन है, 243 गा में पंचायतों की संरचना है। ठीक है, और 243 घा स्थानों का आरक्षण है। 243 डा में पंचायतों की अवधि की पंचायत का कार्यकाल जैसे 5 वर्ष होता है, ये बताया गया। 243 चा में सदस्यता के लिए नियतताएं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। 243 चा में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया। 243 जा में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने, जो ये नगर निगम या ये ग्राम पंचायतें जो टैक्स लेती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया 243 जा में। और 243 झा में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के बारे में बताया गया। और 243 झा में पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। ठीक है, 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन, था में आपका संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू होना है और इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, ये 243 डा में बताया गया। और ढा में ये विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। ठीक है, और 243 अड़ा में आपका निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब कि जो न्यायपालिका है वो पंचायतों के निर्वाचन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये 243 अड़ा में है। अब ये भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि ये पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नौगढ़ जिले से प्रारंभ हुई थी। और जो ये नगर निगम नगर पालिका वाला सिस्टम है, ये सर्वप्रथम अपने देश में मद्रास से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आप लोग भाग 9 में पंचायती राज ग्राम पंचायत वाला था। अब भाग 9 का देखेंगे, यहाँ पे नगर पालिकाओं के बारे में विवरण है। 243 ता में परिभाषाएं हैं, ता में नगर पालिकाओं का गठन है, दा में नगर पालिकाओं की संरचना है और वार्ड समितियों का ये 243 धा में। और 9 में स्थानों का आरक्षण, ये जैसे महिलाओं को आरक्षण है, SC ST OBC को, ये पंचायत की सीटों में इसका प्रावधान 243 ना में है। ठीक, 243 पा में नगर पालिकाओं की अवधि है, सदस्यता के लिए निर्धाएँ, ये भा में है। बा में आपका नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं। ठीक है, और 243 भाव में आपका नगर पालिकाओं द्वारा कर का अधिरोपण और वित्त आयोग के बारे में इसमें जो है इनका, तो ये 243 माह में है। ठीक है, या में लेखाओं की संपरीक्षा है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन या काम है, इसमें आर्टिकल के अंदर आर्टिकल बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये महानगर योजना के लिए समिति, ये दोस्तों निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप। तो पंचायती राज के जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नगर पालिका के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे अब आपका सहकारी जो सोसाइटियाँ हैं उनके बारे में भाग 9 खा में बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ से सहकारी सोसाइटियों के जो सदस्य निर्वाचन उनके बारे में बताया गया है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो हैं भाग 10 में, ये दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति का प्रशासन, इसके बारे में बताया गया है। और भाग 11 में आपका संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, तो 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनका ये विस्तार बताया गया है 245 में। ठीक है, यहाँ संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य मतलब टकराव होता रहता है इनके अधिकारों के बीच में, उसके लिए उपबंध यहाँ पे आपका भाग 11 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में विधायी शक्तियों का वितरण बताया गया है। ठीक है, तो 248 में आपका अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं। 247 में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, मतलब विवाद के लिए, विवाद अगर हो जाए। और 249 में राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ये दोस्तों 249 आर्टिकल मतलब राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है, ये अनुच्छेद 249 में है। आप लोग सीधी भाषा में ये समझिएगा कि 200 आर्टिकल अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा मतलब किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 249 में है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे आर्टिकल 250, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि आपातकाल में भी संसद राज्य के विषय पर कानून बना सकती है 250 में। 251 में 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों का राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, इसके बारे में बताया गया है आपका 251 में। 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, इसके बारे में बताया गया है आपका आर्टिकल 252 में।
ठीक है। 53 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं उसको अनुच्छेद 253 में है। 255 में सिफारिशों और मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय में मानना, ठीक है, ये जो मतलब जो समझौते होते हैं उसको प्रक्रिया के विषय में मानना, इसके सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में इसको 255 में बनाया गया। ठीक है। अब प्रशासनिक संबंध देखते हैं। 256 राज्यों के और संघ की बाध्यता की, मतलब कोई समझौता अगर हो गया तो उसके अनुसार यही रहेगा। कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, वैसे भी अपने यहाँ कुछ मतलब 257 के तहत केंद्र जो है वो शक्तिशाली है। ठीक है। 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करना। ठीक है। 259 हटा दिया गया। 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारता, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश वगैरह है। और 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ, इसके बारे में जल संबंधी विवाद जो होते हैं, नदियों और ये नदियां हैं जो उनके पानी को लेकर दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यिक विवाद होते हैं, उसको अनुच्छेद 262 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, ये दोस्तों आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद जो होता है, इसके संबंध में उपबंध राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 में किया गया। ठीक है। अब आते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, ये भाग 12 में रखा गया है। ठीक है। 265 वित्त के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण। ठीक है। और 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखा से संबंधित प्रावधान है, यानी कि संचित निधि का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 267 में है। आप लोग सीधी सीधी भाषा में ये बात याद रखिए। इसमें जो कुछ भी लिखा है पीडीएफ में, ये आप लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन आप लोग ये याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 267 में आपका संचित निधि है, 267 में आकस्मिक निधि है। ये सीधे सीधे आपके वनडे एग्जामों में क्वेश्चन आता है, जो थोड़ा ठीक ठाक लेवल के एग्जाम है उनमें। बाकी सामान्य एग्जामों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बस यहीं से क्वेश्चन आपके मूल अधिकार, मूल कर्तव्य यहीं से आ जाते हैं। ठीक है। 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले शुल्क। अब ये दोस्तों 268 का और ये 269, इसमें जो कर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेते हैं उनके बारे में प्रावधान कि कौन लेगा और किसके, मतलब किसको कितना मिलेगा टैक्स। ठीक है। तो ये 270 में यही है, उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, मतलब कि ये इसका वित्त आयोग का प्रावधान भी आगे इसी में 280 में आगे आप लोग को मिलेगा। जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रावधान, ये 273 में है। ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित प्रतिबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। यहाँ पे दोस्तों 274 में ये बताया गया कि मतलब कोई ज़रूरी विधेयक है तो राष्ट्रपति का मतलब पूर्व सिफारिश नहीं ली जाएगी। ठीक है। वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन के संबंध में ये आपका 276 में है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान 275 में है। 278 हटा दिया गया। 279 में शुद्ध आगम आदि की गणना, ये इकोनॉमिक्स का विषय है। ठीक है। और 280 में वित्त आयोग, 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से मतलब किए जाने वाले व्यय। ठीक है। संघ राज्य का जो व्यय है उसका। 283 संचित निधि, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा किए वृक्षा, मतलब ये देखा जाएगा कि कितना धन है। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं अन्य धनराशियों की वृक्षा। 285 में संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। ठीक है। विद्युत पर करों से छूट, ये 287 में है। 288 में जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा जो ये टैक्स है उसका विवरण है। 289 में राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। ठीक है। राज्यों की संपत्ति से पर मतलब राज्यों पर अगर केंद्र सरकार चाहे तो टैक्स कम भी कर लगा सकती है। ठीक है। 290 में ये व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन। 291 हटा दिया गया है आप लोग का। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग दोस्तों देखेंगे 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जैसे मतलब कर्जा टाइप का होता है, जो उसको अनुच्छेद 292 में रखा गया। 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है। संपत्ति, संविदाएँ और अधिकार, बाध्यताएँ और वाद, इसको देखिए। 294 में कुछ दशाओं में संपत्ति और अस्थियों, अधिकारों, दायित्वों का ये जो उत्तराधिकार है कि मतलब कौन लेगा, जैसे वैसी संपत्तियां हैं जो सरकार के खाते में चली जाती हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो जब जैसे आपस में विवाद हो जाता है उस स्थिति में। ठीक है। और राजगामी या व्यक्तिगत स्वामी भी इन राज्यों के होने से प्रादभूत संपत्ति। ठीक है। तो ये 296 में है इसका प्रावधान। 299 में संविदाएँ। 298 व्यापार करने याद की शक्ति है। 297 राज्य, क्षेत्रीय और महाद्वीपीय तट के संबंध में संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना, मतलब जो राज्य के बाहर है वो सब संघीय का अधिकार होता है। ठीक है। और 300 में वाद और कार्रवाइयाँ, मतलब इन टैक्सों पर कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों ये लास्ट के कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे संचित निधि
और आकस्मिक निधि, ठीक है, बजट अजट, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में राज्य सरकार के अंतर्गत ज़्यादातर राज्य न्यायालय, हाई कोर्ट और राज्य के सरकार की जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है। आप लोग इस पीडीएफ को रिवाइज करके ऐसे देख भी सकते हैं और इसको आप लोग रिलेट करके याद करिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे यहाँ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट याद करिए, यहाँ पे हाई कोर्ट रिलेट करिए, जिला न्यायालय आपका 233 में, और वहाँ से राष्ट्रपति और राज्यपाल, ऐसे रिलेट करके याद करिए। आप लोग के लिए 300 अनुच्छेद मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ठीक है, और अधिक से अधिक साथियों तक चैनल को पहुँचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।